प्रिय विद्यार्थियों, आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 के शेष भाग को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि के बारे में पढ़े थे। इसके दो विधि होते हैं। पहला विधि का नाम है अनुमान विधि, उसे तीर तुक्का विधि भी कहा जाता था। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीजगणितीय विधि। तो आइए शुरू करते हैं। बीजगणितीय विधि, इस विधि में कंकाली समीकरण में प्रत्येक रासायनिक सूत्र अलग अलग अज्ञात राशि ए बी सी से गुणा करते हैं। उसके बाद सभी अज्ञात राशि को अनुपात में ज्ञात करते हैं और उसके मान को कंकाली समीकरण में रखते हैं, जिससे संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये हमारा कथन हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, शब्द समीकरण में लिखेंगे। सबसे पहले शब्द समीकरण में, यहाँ शब्द समीकरण में हम लोग लिखे हुए हैं यहाँ पे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अर्थात मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन में जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये हो गया शब्द समीकरण। अब है कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण वह होता है जो शब्द को हम सूत्र में लिख देते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम के लिए Mg लिख दिए, ऑक्सीजन के लिए O2 लिख दिए और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO लिख दिए। तो कंकाली समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, प्रत्येक रासायनिक सूत्र को अज्ञात राशि से गुणा करने पर, इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, अज्ञात राशि से गुणा कर देते हैं। मतलब जो राशि ज्ञात नहीं है ए बी सी के रूप में, उसको हम उसके पीछे गुणा करते हैं। Mg के पीछे अज्ञात राशि हमको पता नहीं है कि एक लगेगा कि दो लगेगा, इसके लिए हम क्या किया, अज्ञात राशि ए से गुणा कर दिए हैं। फिर O जो है, O के पीछे भी हम लोग क्या किए हैं, B लगा दिए हैं और MgO के पीछे यहाँ पे C लगा दिए। ये अज्ञात राशि हमारा हो गया ए बी सी, जो पहले बताए थे कि ए बी सी से हम लोग गुणा कर देते हैं। उसके बाद तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर समीकरण लिखने पर, तत्व का जो है परमाणु संख्या के आधार पर उसका क्या करेंगे, हम समीकरण लिखेंगे। तो Mg किसमें कितना कितना है, आइए देखते हैं। Mg A के साथ Mg 1 है। यहाँ पे अगर 2 3 रहता तो हम यहाँ 3A लिखते, नहीं है इसलिए इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। 1 लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी बात बराबर है। और Mg फिर C के साथ है, C के साथ Mg 1 है। तो यहाँ पर भी हम वही बात, एक A बराबर C लिख दिए, समीकरण यहाँ पे दूसरा बन गया है। फिर है O, कहाँ किसके साथ है, B के साथ 2 है। O जो है वह 2 गो है B के साथ, और C के साथ भी O है लेकिन 1 है, इसलिए 1 C लिखते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये समीकरण हो गया 3। अब समीकरण 3 से हम क्या करते हैं, B का मान निकाल लेते हैं। तो -2B, नहीं माइनस नहीं है, यहाँ एरो दिया हुआ है, यहाँ पे एरो होना चाहिए था सही ढंग से। तो यहाँ 2B बराबर क्या हो गया, C। तो B बराबर क्या होगा, C/2। हम B का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे। A B C का हम लोग अनुपात यहाँ ज्ञात करते हैं। तो A बराबर C है, तो हम क्या करेंगे, अनुपात निकालने के लिए सेम राशि लाना जरूरी होता है। इसीलिए एक बदला में यहाँ C लिख दिए, चूँकि दोनों का वैल्यू यहाँ पे A बराबर C है समीकरण में ही, तो A के बदले C लिख दिए। और B का वैल्यू हम यहाँ C/2 लिए हुए, इसलिए यहाँ पे लिख दिए और C के बदला में C लिखे। अब सभी को क्या किए, हम अनुपात में निकाले हैं, 2:1:2। अब अनुपात निकल गया, तो कहने का मतलब अब A का वैल्यू 2 हो गया, B का वैल्यू 1 हो गया और C का वैल्यू 2 हो गया। अब जहाँ जहाँ हम लोग A B C अज्ञात राशि के रूप में माने थे, वहाँ जाके इसको सेट कर देना है। देखिए हम लोग यहाँ पे सेट कर दिए हैं। A B तथा C का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो शुरू वाला समीकरण था वही उसी को 1 माने थे। तो यहाँ Mg प्लस O था, यहाँ पे 2MgO। यहाँ Mg के पहले 2, यहाँ 2 आया, A के साथ 2 लिख दिए। और फिर उसके बाद B के बदला में क्या आया था, 1। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद
सी की जगह हम लोग क्या किए, इस 2 को लिख दिए। तो ये हमारा हो गया। अतः संतुलित रासायनिक समीकरण 2Mg + O2 मिल करके क्या बनाएगा, एरो 2MgO। ये हो गया हमारा बीजगणितीय विधि से समीकरण को संतुलित करने का उदाहरण। बीजगणितीय विधि द्वारा इसको जो है संतुलित करने का विधि। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब है रासायनिक समीकरण से कौन कौन सी सूचना प्राप्त होती है, अर्थात यहाँ जो हम रासायनिक समीकरण बनाए हैं, इस समीकरण जो है इससे क्या क्या सूचना मिलती है। यहाँ पे लिखा हुआ 2MgO2 2MgO। कहीं कहीं आप देखे होंगे कि हम लोग पदार्थ के द्रव्यमान को भी जोड़ करके देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त और बहुत सारी सूचनाएं होती है, क्या क्या मिलती है इसके बारे में आइए देखते हैं। तो इसका आंसर है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिकारक के फलस्वरूप उत्पाद क्या बनता है। मतलब हमको रासायनिक समीकरण से ये पता चलता है कि अभिक्रिया में कौन कौन जो है पदार्थ भाग ले रहा है। जैसे यहाँ पे जो अभिक्रिया हुआ है, यहाँ पे Mg भाग ले रहा है और O2 भाग ले रहा है, तो दोनों मिलकर क्या बना रहा है, MgO बना रहा है। तो कौन भाग ले रहा है और क्या उत्पाद बना रहा है, इसकी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से मिलती है। फिर आगे है दूसरा नंबर में, अभिकारक में क्रमशः कितने परमाणु अथवा अणु अभिक्रिया कर उत्पाद के कितने परमाणु अथवा अणु बनाते हैं, कितना अणु भाग ले रहा है, कितना परमाणु भाग ले रहा है, वो उसकी जानकारी मिलती है। और यहाँ पर भी कितना परमाणु मिलकर बना रहा है, अणु बना रहा है, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। भार के विचार से अभिकारकों कितने कितने भार अभिक्रिया करके उत्पाद के कितने कितने भार बनाते हैं, मतलब इसका भार जो है उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, उसके बारे में जानकारी मिलती है समीकरण से। उसके बाद आयतन के विचार से आयतन का भी उसको हम निकाल सकते हैं, आयतन इधर कितना है इधर कितना है, तो उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। फिर अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरणों में भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखने की विधि को लिखें। तो इसका आंसर है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें भौतिक अवस्था होता है, अर्थात कोई ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। जैसे कोनो ठोस था द्रव हो गया, कोई गैस था फिर वह दूसरा रूप में चला गया, फिर कोई अभिक्रिया किया गैस निकल गया। तो उसको दिखाने के लिए हम लोग, उसकी भौतिक अवस्था को दिखाने के लिए हम लोग क्या क्या संकेत लिखते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला है भौतिक अवस्थाओं, ठोस, द्रव, गैस और जलीय घोल को क्रमशः S, उसके बाद है लिक्विड के लिए L और यहाँ गैस के लिए G और जलीय विलयन के लिए एक्वस AQ लिख से दर्शाते हैं। अर्थात भौतिक अवस्था कोई वस्तु जो हम लोग अभिक्रिया में लगाएंगे तो उसकी अवस्था अगर ठोस होगी तो हम लोग उस जैसे सल्फर लिख देंगे, S लिख देंगे और उसके आगे कोष्ठ में भी S लिख देंगे। उसके आगे और कुछ भी लिखेंगे तो उसके जैसे आप जलीय विलयन ले रहे हैं H2SO4 का तो वहाँ पे एक्वस लिख देंगे AQ। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, उसकी अवस्था को दर्शा देंगे। हम आप लोग देखे होइएगा किताब में ऐसा लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं पे। अब है सांद्रता के रासायनिक सूत्र के पहले तनु, डिल या सांद्र कौंस CONC लिखकर दर्शाया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए ZnS तनु H2SO4, ये तनु यहाँ पे लिख दिया एक्वस के रूप में, और H2SO4 यहाँ एक्वस के रूप में लिख दिया, और यहाँ पे H2 गैस के रूप में यहाँ पे व्यक्त कर दिया गया है। ऐसा किताब में रहता है। अर्थात सांद्रता दर्शाने के लिए भी हम लोग चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे क्या क्या लिखते हैं, तनु यहाँ लिख दिए हैं, मतलब इसकी क्या है, तनु है कि या सांद्र है। H2SO4 हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वह तनु होगा कि सांद्र होगा, उसके पहले भी हम लोग क्या करते हैं, तनु लिख देते हैं या सांद्र लिख देते हैं। इस टाइप से हम लोग लिख देते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि हमारा जो विलयन है वह जो है किस रूप में है, सांद्र में है या तनु में है। फिर है अवक्षेप को रासायनिक सूत्र के बाद नीचे की ओर तीर देकर दर्शाया जाता है। अवक्षेप मतलब अभिक्रिया हो रहा है, उसके बाद कुछ अवशिष्ट चीज़ जो है नीचे बैठ जाता है तो वहाँ पर उसको अवक्षेप बोला जाता है। तो अवक्षेप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि Na2SO4 एक्वस हो गया और
Cl2 ये भी एक्वस हो गया। दोनों अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है। अवक्षेप बन रहा है तो इसलिए यहाँ BaSO4 जो लिखे हुए हैं ये सॉलिड हो गया और ये नीचे जाकर बैठ जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या किए हैं, एरो दे दिया, अवक्षेप हो गया ये। तो अवक्षेप को दर्शाने के लिए नीचे एरो दिया जाता है, दर्शाया जाता है। यहाँ पे NaCl जो लिखे हैं ये एक्वस हो गया अर्थात जलीय विलयन हो गया। फिर है आवश्यक शर्त को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखकर दर्शाया जाता है। कोई शर्त लगाना हो तो वहाँ पे क्या करेंगे, ये तीर का निशान आप देख रहे हैं, इसके ऊपर लिखेंगे या तो नीचे लिखेंगे, वो जो आवश्यक शर्त रहेगा अभिक्रिया में वो। फिर है ऊष्माक्षेपी को रासायनिक अभिसमीकरण के अंत में प्लस ऊष्मा अथवा ऊर्जा और ऊष्मा शोषी को माइनस ऊर्जा अथवा ऊष्मा अथवा ऊर्जा लिखकर दर्शाया जाता है। जैसे कार्बन सॉलिड है और O2 गैस है, ये दोनों अभिक्रिया करने के बाद CO2 गैस बनाया और फिर क्या निकला, ऊष्मा। तो मतलब ऊष्मा अगर विमुक्त होगा तो प्लस ऊष्मा लिखेंगे, अगर ऊष्मा उसमें से कमी हो जाएगी, घट जाएगी ऊष्मा से और उसमें ठंडापन आ जाएगा तो माइनस ऊष्मा लिखेंगे। इस टाइप से व्यक्त करेंगे अभिक्रिया में, रासायनिक सूत्र में। उसके बाद है उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दोनों ओर तीर चिन्ह देकर दर्शाया जाता है। ये दोनों तरफ से चिन्ह, तीर का चिन्ह है वो दर्शा देते हैं, मतलब इधर से ऐसे दे देते हैं, फिर इधर से भी ऐसे दे देते हैं। इससे पता चलता है कि ये टूटेगा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों, ये जो CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, ये टूट करके CaO बनाता है अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और CO2 गैस बनाता है। अब फिर इस दोनों को मिला देंगे तो इधर से भी एरो खींच के दिए हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा। ये टूटेगा तो ये बनेगा और ये दोनों फिर मिल जाएगा तो फिर ये बन जाएगा। इसको कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ से एरो बना देते हैं तो यह व्यक्त हो जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया जो है अब कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में ये जानते हैं। बारी बारी से एक एक करके हम बताए हैं 5-7 को, जो मेन है उसके बारे में आप लोग जानिए। पहला है संयोजन अभिक्रिया, इसी का दूसरा नाम है संश्लेषण अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब जब दो पदार्थ मिल जाएगा और एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा तो उस स्थिति में जो अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। यहाँ देख लीजिए C है और O2 है, अर्थात कार्बन है, यहाँ S का मतलब सॉलिड रूप में है और ठोस रूप में, और O2 जो है वह गैस है, G लिखा हुआ है। दोनों मिला तो फिर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड में बन गया, ये गैस है। अर्थात यहाँ दो चीज़ था, एक ठोस था और एक गैस था, दोनों मिल करके यहाँ पर क्या बना, गैस बना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ जो अभिक्रिया हुई है वह कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण भी है H2 फिर 2H2 फिर O2, दोनों मिलकर क्या बनाया, 2H2O बनाया। तो इस प्रकार से यहाँ भी देख लीजिए, हाइड्रोजन के दो परमाणु अणु मिल करके यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के दो परमाणु मिल करके यहाँ पर क्या बनाया है, हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है जिसको जल भी बोलते हैं, उसके दो अणु का निर्माण किया है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो वहाँ पे उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब जो भी मिलने का होगा वह मिलेगा ही, लेकिन ऊष्मा भी विमुक्त होगा, मतलब ऊष्मा भी निकलेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। CH4 यहाँ मीथेन हो गया और 2O2 यहाँ ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन के दो अणु दोनों जब मिलते हैं तो CO2 गैस बनता है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, और 2H2O अर्थात हाइड्रोजन के ऑक्साइड जो है उसके अर्थात जल जो है उसके दो अणु मिलते हैं और क्या बनता है, ऊष्मा मुक्त होती है। जब ऊष्मा मुक्त होगी किसी रासायनिक अभिक्रिया में, मतलब ऊष्मा निकलेगी, तब उसका नाम हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर अगला है वियोजन अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है या होता है
तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो है वह अपने आप में टूट करके या किसी प्रकार के बाहरी जो वातावरण है, गर्मी है या किसी प्रकार से टूट करके दो पदार्थ का निर्माण कर दे रहा है। यहाँ पे CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दो चीज़ का अगर बना दे रहा है नया पदार्थ का, तो वहाँ पे हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। जब एक टूट करके दो बनेगा तो उसका नाम वियोजन, और दो मिल करके एक बनेगा तो संयोजन। मिला तो संयोग हुआ, इसलिए इसका नाम संयोजन हो जाता है। अलग हुआ तो वियोजन उसका नाम हो जाता है। एक टूट कर दो अलग हुआ, इसका नाम क्या हो गया? वियोजन हो गया। इसी प्रकार से दूसरा है 2FeSO4, इसमें उष्मा जब दिए हैं तो ये हो गया है Fe2O3 फिर SO2 फिर गैस, ये गैस रूप में बन गया, फिर SO3 फिर ये भी गैस रूप में बन गया। दो से अधिक पदार्थ यहाँ पे बन रहा है, एक को टूट करके तीन को बना रहा है। तो इस स्थिति में भी इसका नाम क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। फिर आगे है, जब वियोजन अभिक्रिया उष्मा के द्वारा कराई जाती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या किए हैं, ये जो वाला जो समीकरण है यहाँ पे उष्मा दिए हैं तब अलग अलग होगा। जब उष्मा देकर के किसी अभिक्रिया में पदार्थ के कणों को तोड़ करके अलग अलग करते हैं, अलग अलग जब होती है तो उस वियोजन की अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। जैसे यहाँ देख लीजिए CaCO3 है, उसमें जब उष्मा डाले, उष्मा दिए, उसको गर्म किए तो क्या बन गया? CaO बन गया और CO2 बन गया। तो जब उष्मा के द्वारा वियोजन की अभिक्रिया होती है तो उसका नाम हो जाता है ऊष्मीय वियोजन। फिर अगला है, जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है तो उसे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात अलग अलग करने की जो घटना है, जो अभिक्रिया है, उसको जब विद्युत धारा के द्वारा कराएंगे तो उसका नाम हो जाएगा विद्युतीय वियोजन। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2H2 अर्थात जल के दो अणु, ये L फॉर लिक्विड द्रवावस्था में है, तो यहाँ पे क्या किया, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दे रहे हैं तो ये दोनों क्या हो जा रहा है? अलग हो जा रहा है। 2H2 गैस यहाँ अलग हो गया, फिर O2 गैस अलग हो गया। तो जल में जब विद्युत धारा प्रभावित कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? दोनों गैस अलग अलग हो जा रहा है। तो वियोजन की घटना हो रही है। कौन घटना हो रही है? वियोजन की घटना हो रही है। तो वियोजन की घटना होने के लिए हमें किसका सहयोग लेना पड़ा? विद्युत धारा का सहयोग लेना पड़ा। अर्थात जब विद्युत धारा के द्वारा वियोजन की अभिक्रिया कराते हैं तो उसका नाम हो जाता है विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। फिर अगला है प्रकाश वियोजन। जब वियोजन की अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा के द्वारा कराई जाती है तब उसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सूर्य का प्रकाश डाल देते हैं या कोई अन्य प्रकाश डाल देते हैं तो उसका नाम हो जाता है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। कहने का मतलब यहाँ AgBr जो है उसके साथ क्या किए, उस पर क्या किए? सूर्य की रोशनी डाल दिए तो क्या हो गया? अलग हो गया, मतलब वियोजन की क्रिया हो गई। तो जब सूर्य के रोशनी के द्वारा अलग अलग होने की घटना होती है अभिक्रिया के फलस्वरूप, तो उसको हम कहते हैं प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद है उष्मा शोषी अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा का अवशोषण होता है मतलब उष्मा उसमें था वह पहले से वह चला जाता है, खत्म हो जाता है, ठंडापन आ जाता है। तो ठंडापन आता है तो उसमें उसके लिए हम क्या बताएं आप लोग को, जब समीकरण में लिखना होता है तो माइनस उष्मा लिख करके लिखते हैं। यहाँ देखिए लिखे हुए हैं माइनस उष्मा, यहाँ भी है माइनस उष्मा। तो इसका उदाहरण हो गया BaOH2, इसके साथ 8 अणु जो है वह जल का है इंटू 8H2O प्लस 2NH4 अमोनिया का जो है दो अणु है। इसके साथ जब अभिक्रिया हो रहा है तो यहाँ पे इतना चीज़ बना रहा है। इस स्थिति में BaCl2 एक्वस और फिर 2NH3 प्लस 10H2O माइनस उष्मा, मतलब अभिक्रिया के बाद क्या होता है? उष्मा जो है वह चला जाता है, वस्तु में ठंडक पन आ जाती है, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। वो जो पहले बताए थे यहाँ पे एरो, ये एरो था इसका समीकरण के लिए, यहाँ इसका माइनस जो है वह सही है। फिर आगे है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होता है। वियोजन जो अभिक्रिया होती है
वह संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है, उल्टा होती है। अगला क्वेश्चन है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व या यौगिक अपने से कम क्रियाशील तत्व या यौगिक को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उससे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि Fe के साथ मिला CuSO4 कॉपर सल्फेट, Fe मतलब लोहा, लोहा के साथ मिला क्या CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो क्या किया Fe, ये जो कॉपर के साथ सल्फेट मिला हुआ था, ये क्या किया कॉपर को अलग कर दिया, ये Fe जो है वह सल्फेट के साथ मिल गया, तो FeSO4 हो गया और Cu अलग हो गया, तो विस्थापन कर दिया, उसको अलग कर दिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है कम क्रियाशील जो तत्व है उसको अलग कर देता है और उसका स्थान अपना ग्रहण कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। फिर अगला है एकल विस्थापन अभिक्रिया। वैसा विस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या यौगिक किसी दूसरे तत्व या यौगिक को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक रहेगा एक ही को यहाँ पे घटना हो रहा है, ये Fe जो है वही उदाहरण यहाँ पर भी है, Fe CuSO4 के साथ एक एक को अलग कर रहा है। कभी कभार क्या होता है एक दो को अलग कर देता है, यहाँ पर जो है द्विविस्थापन, दो को रहेगा तो दोनों आपस में दूसरे को अलग अलग कर देगा, तो उसको वहाँ पे कहेंगे द्विविस्थापन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है एक को अलग अलग कर दे रहा है, तो वहाँ पे क्या हो गया वह एकल विस्थापन हो गया था। अर्थात वैसा विस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या यौगिक किसी दूसरे तत्व या यौगिक को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे हम एकल विस्थापन कहते हैं। यहाँ पे Cu को Fe क्या किया हटा दिया। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ Ba नहीं होगा, इसका दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, इसके ऊपर भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे वही उदाहरण है। फिर हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब दो यौगिक अपने आयनों की अदल बदल करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जो भी अभी पहले चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पे क्या है Na2SO4 सोडियम सल्फेट और उसके बाद BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ये दोनों क्या कर रहा है, इसके जो है संघटक तत्व है और ये बेरियम के जो Cl2 संघटक तत्व है उसको क्या कर दे रहा है, दोनों को अलग अलग कर दे रहा है। तो Ba जो था वह SO4 के साथ मिल जा रहा है और Na जो है वह Cl2 के साथ मिल जा रहा है। तो Cl2 जो है यहाँ पे इसके दो इधर पीछे रह जाता है और यहाँ पे NaCl बना ले रहा है। अर्थात दोनों क्या कर रहा है, दोनों के जो संघटक तत्व है उसके साथ क्या कर रहा है, उसको विस्थापित कर दे रहा है। तो यहाँ डबल विस्थापित हो गया, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग यहाँ से अवक्षेपण अभिक्रिया, इसके अतिरिक्त और सारे अभिक्रिया हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, इस सब के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।